नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी वे तमाम बातें जो अमूमन महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं जलवायु परिवर्तन की आशंकाओं के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में और उनसे जुड़े समझौतों के बारे में। प्रकृति के साथ रचनात्मक संघर्ष करके आदमी दुनिया को जीने लायक बनाता है, लेकिन जब हम इसकी सीमा लांघने लगते हैं तो प्रकृति भी नष्ट होने लगती है। कल कारखाने, सड़कें, यातायात, कंप्यूटर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आराम के सारे साधन पहले प्रदूषण फैलाते हैं, फिर मौसम के चक्र को प्रभावित करने लगते हैं और उसके बाद आशंका होने लगती है जलवायु परिवर्तन के खतरे की। संयुक्त राष्ट्र ने जब इस बात को समझा तो उसने पूरी दुनिया से इस महाविनाश से बचने की गुहार लगाई और भारत बना इस गुहार को सुनने वाला सबसे विश्वस्त सहयोगी, जिसने न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारणों को रोकने की बात कही, बल्कि यह भी कहा कि यह बहाना नहीं बनना चाहिए दुनिया के गरीब देशों को बड़ी ताकतों द्वारा शोषण का शिकार बनाने की। साल भर बर्फ से ढका रहने वाला आर्कटिक पिछले 10 साल में तेजी से पिघलना शुरू हो गया था। आलम यह था कि कहीं कहीं पौधे भी उगने लगे थे। हालांकि इसे रोकने के लिए 1996 से ही एक काउंसिल काम कर रही थी, जिसमें अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां शामिल थीं। लेकिन मई सन 2013 में जब इसमें भारत सहित चीन और कोरिया जैसे देशों को स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया, तो ये साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास सिर्फ विकसित देशों के भरोसे नहीं सफल हो सकता। The Arctic is warming at twice the rate of the rest of the globe. And you just have to go there and you will see the enormous difference that has occurred over time in terms of melting of the bodies of ice. Well, we are now the new observer in the Arctic Council, and this is a great diplomatic success for India. भारत को इस मुहिम में शामिल करने के पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने खुद जाकर आर्कटिक की स्थिति का जायजा लिया था। विकसित देश आर्कटिक में बर्फ के पिघलने के बाद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उससे होकर जलमार्ग को स्थापित करना चाहते थे। The point is use the resource, but can you use it in a sustainable way? Can the resource be governed in a much better way? और बात सिर्फ आर्कटिक तक नहीं टिकी हुई थी। विकसित देश प्रकृति की हर चीज को अपने उपभोग की वस्तु बना देना चाह रहे थे। विकास का एकमात्र पैमाना यही रह गया था। इसकी शुरुआत ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से हुई थी और इसका विस्तार अमेरिकन ड्रीम तक हुआ था। इसी प्रवृत्ति की वजह से जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हुआ है, जो नदियों, पहाड़ों, झीलों, जंगलों और खेतों तक लोगों को आतंकित कर रहा है। ब्रिटेन के इन इलाकों में आप दूर तक चले जाइए, ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। खास डिजाइन में बनाए गए ये ऊंचे नीचे मैदान पहले घने जंगल हुआ करते थे, पर शहरीकरण और सुंदरता के लिए अब यहाँ घास के अलावा कुछ भी उगाने की छूट नहीं है। सन 2012 की बात है। लोग इस सुंदरता का आनंद तो उठा रहे थे, लेकिन इसी बीच लंदन सहित ब्रिटेन और यूरोप के कई शहरों में गर्मी से बिलबिलाकर 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने साफ शब्दों में नागरिकों से सादगी भरा जीवन अपनाने की अपील की। As well as a low carbon government, we need a low carbon society. Millions of people making practical changes to their lives. And that's what Climate Week is all about. दुनिया में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुए हैं, कोई 20% यूरोप से हुआ है। अमेरिका में भी मौसम की बेरहमी ने अपने तेवर दिखाए। ज्यादा दिन नहीं हुआ कि हरिकेन कैटरीना समेत कई तूफान और चक्रवातों ने दुनिया की इस महाशक्ति को अंदर से हिला दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जोर शोर से दुनिया को बताना शुरू किया कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए स्वच्छ तकनीक का उपयोग करने वाले देशों में सबसे आगे हैं। Proud to say that the United States has done more to promote clean energy and reduce carbon pollution in the last 8 months than at any other time in our history. क्लाइमेट चेंज का सारा रिलेशन लाइफस्टाइल से। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आज के दिन में एक औसतन अमेरिकन 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर एक साल एमिट करता है। एक औसतन भारतीय 2 टन एमिट करता है। यह है बांग्लादेश का गांव। पहले यहाँ के निवासी खुशनुमा जीवन बिता रहे थे।
जो था उसके साथ वो प्रकृति के गीत गाते थे और जिंदगी को कुदरत की नेमत मानते थे। लेकिन कुदरत की कयामत ने इनके घर बार उजाड़ दिए। समुद्र का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि मीलों तक फैले घर पानी में समा गए। चूंकि ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए दुनिया भर की सरकारों की चिंता भी वाजिब थी। छिटपुट शोधों से भी संकेत मिल रहे थे कि मौसम की मनमर्जी अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन किसी के पास इस बात के पक्के सबूत नहीं थे कि ये संकेत क्या जलवायु परिवर्तन के हैं। इसलिए 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने अस्थायी तौर पर वैज्ञानिकों को इस काम में लगाया और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी का गठन किया। आईपीसीसी ने जब 1990 में पहली रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट चौंकाने और आंख खोलने वाली थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और अगर इसे रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो दुनिया का अस्तित्व खतरे में है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। सन 2020 तक धरती के सतह के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। सन 2050 तक ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस गैस यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का कारण मानवीय उपभोग में वृद्धि है। उपभोग के साधनों के लिए तेल, गैस, कोयला जैसे फॉसिल फ्यूल यानी कार्बनिक ईंधन का अंधाधुंध उपयोग है। तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। If you look at the changes in temperature since the middle of the last century, there is clearly an upward trend in the rate of change. And that's why in the fourth assessment report of the IPCC, we have clearly stated that most of the warming that has taken place since the middle of the last century is very likely on account of increase in anthropogenic, that means human-induced concentration of greenhouse gases. And when we use the term very likely, we are assigning a probability of 90% or more. So climate change has been taking place since the beginning of industrialization. ये भारत की एक उपलब्धि ही मानी जाएगी कि डॉक्टर आर के पचौरी सन 2002 से अब तक 2 बार आईपीसीसी की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके सफल नेतृत्व में आईपीसीसी को सन 2007 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। आईपीसीसी की रिपोर्ट में अमेरिका और यूरोप पर उंगली उठाई गई थी, जिन्होंने आराम के साधन जुटाने, अंधाधुंध शहरीकरण और कृत्रिम सौंदर्य के लिए न सिर्फ जंगल, पहाड़ सबको नष्ट कर दिया, बल्कि वातावरण में बेहिसाब धुआं भी छोड़ा। At the beginning of industrialization, carbon dioxide in the atmosphere was 280 parts per million. Now it has exceeded 400 parts per million. And therefore, in the past few years, the cumulative effect of this increase in concentration of greenhouse gases is resulting in much faster changes in the climate. Well, I think climate scientists across the globe have all come to the conclusion collectively that we are seeing climate changes that are having an effect on world climate. So yes, the consensus is there, the evidence is there that there is climate change threat going on, yes. 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ हिमालय से घिरे भारत के लिए आजादी के बाद अभी गरीबी और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से अस्तित्व का संकट दिखाई देने लगा। इसलिए आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट आते ही भारत ने 1990 में चीन सहित कुछ चुनिंदा विकासशील देशों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई। भारत ने कहा कि विकसित देशों में सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग होता है, वहां सबसे ज्यादा सड़कें, यातायात के साधन हैं, वहां सबसे ज्यादा सामग्रियों का उपभोग होता है। इन सभी कारणों से कोयला, तेल, गैस जैसे फॉसिल ईंधनों की खपत बढ़ी है और उनके कारण ही ग्रीन हाउस गैस बढ़ी है। विकसित देशों ने इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ा कि तापमान में वृद्धि हुई और उससे धरती और आकाश के बीच बने ओजोन परत में छेद हो गया। एक तो ग्रीन हाउस गैस और फिर सूरज से सीधी धरती पे आती अल्ट्रावायलेट किरणें, दोनों ने मिलकर धरती के तापमान को लगातार बढ़ाया है। विकसित देशों को अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए ताकि दुनिया जलवायु परिवर्तन का शिकार ना हो। विकासशील देशों को अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्यों में तेजी लानी होगी। The developed countries have been responsible for most of the greenhouse gases that are there in the atmosphere. Now, the point is that clearly the developed countries have to do more
and developing countries that if they have to grow, then their emissions of greenhouse gases will increase. We take it very, very seriously, and through the Climate Change Act of 2008, we have actually, it's a legal requirement for us to meet our targets. So that by 2050, we want to have reduced our carbon emissions by 80%. संयुक्त राष्ट्र संघ ने आईपीसीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए जब 1992 में ब्राजील के रियो द जेनेरियो में सदस्य राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया तो भारत अकेला नहीं था। अर्थ समिट के नाम से विख्यात इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC पर दुनिया के 154 देशों ने एक समझौता किया। समझौते में तय हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना जलवायु परिवर्तन रोकने का एकमात्र तरीका है। विकासशील और पिछड़े देशों के लिहाज से देखें तो UNFCCC की बैठक काफ़ी कामयाब हुई। भारत ने यहाँ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिद्धांत पेश किया था, जिसका मतलब ये था कि जिन औद्योगिक देशों ने अभी तक धरती और प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, उन्हीं देशों को इन्हें बचाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करना पड़ेगा। भारत के इन्हीं तर्क का नतीजा था कि विकसित देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक लाने की बात कही गई, जबकि विकासशील देशों को इससे पूरी तरह छूट दी गई। UNFCCC कन्वेंशन ने विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी लेने और विकासशील देशों को उनकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक और आर्थिक मदद देने को कहा है। ये भी कहा है कि विकासशील देशों को कुछ सालों तक उत्सर्जन बढ़ाने की भी छूट देनी होगी ताकि वो अपने गरीबों को बचा सकें। भारत की ये बड़ी जीत थी। That what are the responsibilities or entitlements of countries for providing the technology or receiving the technology, similarly for providing the financial resources or receiving the financial resources. हालांकि समझौता कानूनी बंधन तो नहीं बना, लेकिन जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए एक नीति निर्देशक तत्व जरूर बन गया। मार्च 1994 से इस पर अमल शुरू हो गया और एक साल बाद जब इसकी समीक्षा करने के लिए बर्लिन में सम्मेलन हुआ तो पाया गया कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश कार्बन उत्सर्जन रोकने की जिम्मेदारी भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों पर भी डालना चाह रहे थे। विकसित देश अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों से इतना ज़्यादा घबराए हुए थे कि उन्होंने विकासशील देशों की एकता तोड़नी शुरू कर दी, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ऐसे में भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकासशील देशों की बैठक बुलाई, जिसमें 72 देश शामिल हुए और यह तय किया गया कि UNFCCC के कन्वेंशन को लागू करने के लिए एक बाध्यकारी कानून बनाना जरूरी है जो सभी विकसित देशों पर लागू हो। भारत ने अलग से जर्मनी और यूरोपीय संघ से भी बात की और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि विकासशील देशों के विकास में आने वाली अड़चनों को दूर करें। 1995 में IPCC की दूसरी रिपोर्ट आई, जिसने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार बताया, जिसमें रियो कन्वेंशन की आम सहमति पर अमल करने के लिए एक प्रक्रिया बनाने की मांग की गई। नतीजतन 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। यह भारत के प्रयासों का ही नतीजा था कि क्योटो सम्मेलन के पहले चीन भी पूरी तरह विकासशील देशों के समूह में शामिल हो गया। G77 प्लस चाइना का गठन किया गया, जिसमें चीन ने भी गंभीरता से शिरकत करना शुरू कर दिया। क्योटो प्रोटोकॉल के नतीजे काफ़ी उत्साहवर्धक थे और किस तरह क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के इतिहास में मील का पत्थर बन गया, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राजसभा टीवी में। आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर हमारी खास रिपोर्ट और हम बात कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल की, किस तरह भारत के प्रयासों की वजह से विकासशील देशों के समूह ने अपने तर्क और अपनी गोलबंदी काफी मजबूत कर ली थी। जलवायु परिवर्तन के इतिहास में क्योटो प्रोटोकॉल को मील का पत्थर माना जाता है। इसमें मान लिया गया कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने का भार उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन शैली की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ी है। 37 विकसित देश और यूरोपीय समुदाय सन 2008 से सन 2012 के बीच 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 5% की कमी लाएंगे।
अभी तक 192 देशों ने अपने अपने संसद के माध्यम से इसे अनुमोदित किया। मराकेश संधि में सन 2001 में इसे लागू करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। 16 फरवरी सन 2005 से इसे लागू माना गया। भारत और चीन पर कोई बंधन न लगाने के कारण अमेरिका और कनाडा ने इस प्रोटोकॉल से अपने को बाहर रखा। उस समय तक अमेरिका ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक था। Before the protocol had been adopted, the United States Congress passed a unanimous resolution that they will not ratify this protocol so long as China and India do not have comparable targets to limit their greenhouse gas emissions. Now, this was completely contrary to the whole basis of the Framework Convention on Climate Change. विकसित देशों के लिए अपने लोगों की जीवन शैली बदलना कठिन काम था। विकसित देशों को कहा गया कि वो चाहे तो कार्बन खरीद सकते हैं। वो अपने धन और तकनीक से विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन रोकने का काम करें, तो ये माना जाएगा कि संबंधित विकसित देश ने अपने हिस्से के उतने कार्बन को कम कर दिया है। इसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM कहा गया। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा भारत और चीन को ही हुआ। जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, विकसित देश थे, वो बिना एमिशंस कम किए हुए अगर उनकी जगह कोई विकासशील देश ये काम कर दें तो उतने उनके एमिशंस आप एक तरह से समझ लें कि माफ़ हो जाएंगे। चाहे आप उसको अपने एमिशंस कम करके करें, यानी कि आप अगर आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है और उसमें अगर आप कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कम कोयला इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट बन जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कार्बन क्रेडिट्स जो हैं अर्न कर रहे हैं और आप उनको मार्केट में जाके बेच सकते थे। इस बीच धरती को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए ओजोन परत में भी छेद होने की बात सामने आने लगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारणों को नहीं रोका गया तो ओजोन परत की छेद बड़ी होती जाएगी और ये दूसरी तरह की तबाही का कारण बनेगा। इस बीच वैज्ञानिकों के कई दल ओजोन परत को बचाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के सारे उपायों पर काम कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर पुराने जंगलों को बचाया जाए और नए जंगल लगाए जाएं, तो वे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में काफी सहायक होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सन 2006 के नैरोबी कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि विकासशील देशों में जंगल को बचाने पर विकसित देश आर्थिक मदद देंगे। ये मदद करने वाले देश के उत्सर्जन रोकने के प्रयास के खाते में जाएगा। रेड के नाम से जाने जाने वाली इस प्रक्रिया में जंगल के नष्ट होने से रोकने की बात शामिल थी। उस समय जो हिंदुस्तान था उसने कहा कि आपने ये नहीं देखा कि जो कंट्रीज जो हैं जंगल लगा रहे हैं या उसकी हिफाजत कर रहे हैं, जहाँ पर कोई कार्बन बढ़ रहा है, अगर एरिया नहीं भी बढ़ रहा हो लेकिन पेड़ के बढ़ने से, पौधों के बढ़ने से अगर कार्बन उसमें ज़्यादा सीक्वेस्टर हो रहा है, ज़्यादा कार्बन को सोख रहे हैं, आप उन देशों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारा मुद्दा नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ डिफोरेस्टेशन को और डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है। भारत ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए रेड प्लस की योजना पेश की और ये पारित हो गया। इसमें जंगल के कटाव, क्षरण और नए जंगल लगाने पर संबंधित देश को आर्थिक सहायता देने की बात तय हुई। भारत ने इसके लिए चीन को राजी किया। फिर भूटान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी भारत के साथ आ गए। समुद्र के बीच अपने अस्तित्व खत्म होने के भय से कांप रहे द्वीपी देशों को भी ये उपाय अच्छा लगा। इंडिया ने जो था ये आर्गुमेंट को फिर बाली में ले गया और बाली से पहले इसमें दो तीन वर्कशॉप्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। उसमें भी इस मुद्दे को बार बार उठाया गया कि साहब अगर इन कंट्रीज़ को आप नहीं लेते हैं, इनका अगर योगदान आप जो है ध्यान में नहीं रखते, तो जो नुकसान ये कंट्रीज़ कर रहे थे डिफोरेस्टेशन वाले, तो वो नुकसान ज़्यादा होता। इस व्यवस्था से होने वाले लाभ का हिस्सा जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी मिलने की बात है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल विकासशील देशों के लिए इस व्यवस्था को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योटो के निष्कर्षों को लागू कराने के लिए भारत ने एक बार फिर विकासशील देशों की बैठक बुलाई और 2007 में जब बाली एक्शन प्लान बना तो उसमें इस बैठक के असर साफ साफ दिख रहे थे। बाली एक्शन प्लान में यह तय किया गया कि विकसित देश विकासशील देशों को स्वच्छ तकनीक और धन मुहैया कराएंगे। हालांकि किसी पर अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन सभी देशों को स्वैच्छिक रूप से अपना अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने की छूट दी गई। इस बीच सन 2009 में कोपेनहेगन में एक सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन में भारत ने अपने पुराने रुख में परिवर्तन करने की घोषणा भी की। जयराम रमेश उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे और उन्होंने घरेलू आम सहमति के विपरीत कह दिया कि भारत कुछ खास शर्तों पर अपने उत्सर्जन में कमी कर सकता है। He was willing to go along more than the political consensus in this country will allow on the extent to which developing countries should commit to addressing climate change without proper compensation or without a clear and fair principle of sharing of the responsibilities. What has India's response been? लेकिन जयराम रमेश की दरियादिली का विकसित देशों पर कोई असर नहीं पड़ा। विकसित देशों ने भारत चीन को भविष्य में जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बताकर उनसे अपने अपने कार्बन उत्सर्जन कम करने की मांग नए सिरे से शुरू की। भारत के कार्बन उत्सर्जन में 1990 से सन 2004 के बीच 97% का इजाफा हुआ है। चीन ने तो सन 2007 के बाद कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। सन 2015 तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन जाएगा। It is impossible to ignore the fact that India, but more important China, Brazil, South Africa are contributing an ever larger share to future emissions. So the question is, can we change our development trajectory in a way that allows us to achieve our development goals, fully achieve them, but in a way that is less carbon intensive? भारत के लिए ये चेतने की बात तो थी, लेकिन उससे भारत के विकास जरूरतों पर कोई असर ना पड़े, ये प्राथमिकता की बात थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जर्मनी के हेलिजेंडम शहर में सन 2007 में G8+5 के सम्मेलन में ये कहकर पश्चिमी देशों के लोगों के मुंह को बंद करने की कोशिश की कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से ज्यादा नहीं होगा। इस सैद्धांतिक विवाद का कोई अंत न था और इसे हल करने के लिए 2010 में सारे देश पहुंच गए कैनकुन। कैनकुन में जबरदस्त राजनीति चल रही थी, ना अमेरिका मानने को तैयार और न भारत झुकने को तैयार। अंत में तय यह हुआ कि 2020 तक सभी देश एक खास सीमा के अंदर अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन में कमी की घोषणा करेंगे। सन 2011 में डरबन में बहस शुरू हो गई कि वो 2020 के बाद क्या करेंगे। इसमें दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक तदर्थ कार्य समूह भी बनाया गया, लेकिन यहाँ भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद बना रहा। अमेरिका ने ये कहा कि हम इक्विटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। We should put on the table what our creative ideas are. Among them, that India will take forward a strong co-benefits based national approach. That is, we will look for things that increase our development outcomes at the same time as they increase climate mitigation, and under the right conditions of support and so on and so forth, which we should lay out carefully, we are willing to commit to that internationally. जलवायु परिवर्तन और वातावरण के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए हमें अपने ऊर्जा की पूरे परिभाषा को बदलने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि इस तरह की तकनीक सिर्फ पश्चिमी देशों के पास है और वे विकासशील देशों को इस तरह के तकनीक के हस्तांतरण में बहुत ही आनाकानी कर रहे हैं। डरबन में बात नहीं बनने पर सभी सन 2012 में दोहा पहुंच गए। इसमें सभी देशों ने भारत की मौलिक बात मान ली कि तेजी से आगे बढ़ते विकासशील देशों को किसी भी हाल में उत्पादन कार्यों से रोका नहीं जा सकता है। उन्हें स्वच्छ तकनीक और आर्थिक मदद देने की जरूरत को भी सैद्धांतिक रूप से सभी ने मान लिया। इसके लिए फिलहाल $30 अरब का एक फंड भी बनाया जा रहा है। कई विकसित देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को रोकने का वादा भी किया है और द्विपक्षीय स्तर पर कई देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। India is part of the negotiations and takes a very strong lead. I think India is prepared to do that. I think India is committed to doing that. And I think with our special relationship that we hold with India shows that we're working very collectively together. Without proper financing, the solutions we discuss are empty. भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के सारे प्रयास विफल तो हो गए, लेकिन अब चुनौती अपनी मर्जी से देश और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के परिणामों से बचाने और देश के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने की है। इसके लिए सरकार के सामने योजनाएं तो हैं, लेकिन उसे लागू करने में साफ कोई की जरूरत है। India cannot emulate
the example of the developed countries. It took Britain to use half the resources of this planet to reach its level of prosperity. How many planets would a country like India require? तो आधुनिक मानव जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के बीच की दूरी को इसी तरह के छोटे छोटे तकनीकी उपायों से पाटा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को रोकना विश्व युद्ध को रोकने से कम कठिन काम नहीं है। इसके लिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होगी, बल्कि पूरी दुनिया में स्वच्छ तकनीक को फैलाने की आवश्यकता होगी। विकसित देशों को इसमें अगुवाई करनी होगी। विकासशील देशों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे अपनी विकास जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन अपनी जनता को स्वच्छ पर्यावरण दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। उसके समानांतर एक विकास परिषद बनाना हो सकता है। शांति सेना के समानांतर एक विकास सेना बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जो न सिर्फ पर्यावरण का ध्यान रखे, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग पर भी नजर रखे। राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम में अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।